लोग कहते हैं अब जमाना बदल चुका है। जमाने के साथ औरतें भी बदल गई हैं। औरतों की पोशाक व हर क्षेत्र में मर्दों की बराबरी, इन सब की आजादी जो मिल गई है। लेकिन मैं कह रही हूँ, भले ही औरतों के साथ अब कुछ सब, इस संदर्भ में सब का प्रयोग अस्पष्ट है। इसे कुछ हद तक या मामूली से बदला जा सकता है, पर मूल पाठ के अनुसार सब रखा गया है। नॉर्मल हो रहा है, पर आज भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो रोज घुट घुट कर जीती हैं। मेरा मानना है कि शारीरिक अत्याचार से ज्यादा दुख देता है मानसिक अत्याचार। मानसिक अत्याचार एक ऐसा अत्याचार है जो दिखता भी नहीं है और उसे हम दूसरों को दिखा भी नहीं सकते। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यही घुटन एक दिन नासूर बन जाता है तो हम गलत कदम उठाते हैं, या फिर यूं कहें तो हमें गलत कदम उठाने पर मजबूर किया जाता है। मेरी आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो हर रिश्ते को निभाती चली गई, लेकिन जब वह खुद के लिए जीना चाहा तो वहीं से शुरू हुई उसके अपनों की पहचान। कहते हैं जब इंसान दूसरों के साथ लड़ता है तो जीत हासिल करता है, लेकिन जब अपनों के साथ ही लड़ना पड़ता है तो वह टूट जाता है, हार जाता है, बिखर जाता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार की जो अपने मोहल्ले में जाना माना और श्रेष्ठ परिवार होता है। आज इस शब्द का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, इसे हटाया जा सकता है। ब्राह्मण परिवार में ब्रह्मदेव जो उस परिवार के श्रेष्ठ आदरणीय व्यक्ति थे, उनकी पोती का जन्म हुआ। हालांकि वह उस घर में पहली बेटी थी, इसलिए उसका स्वागत खूब चहल पहल के साथ हुआ। उनके बेटे को पहली संतान हुई बेटी के रूप में, इसलिए सारे गांव को दावत दी, मंदिरों में जाकर दान दक्षिणा दी और नाच गाना भी करवाया। सब लोग बहुत खुश थे। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, इसलिए ब्रह्मदेव ने उसका नामकरण अपने कुलगुरु से करवाया। कुलगुरु ने उसके राशि के अनुसार उसका नाम उर्मिला रखा। उर्मिला को खूब प्यार मिलने लगा। सबकी लाडली बनकर वह घर में हर जगह चहकती रहती थी। ब्रह्मदेव उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। उसकी एक मुस्कान से उनके दिन की शुरुआत होती थी। सारे परिवार की वह लाडली थी। उर्मिला को मिल रहा प्यार ज्यादा दिन तक टिक न सका, क्योंकि एक के बाद एक 4 बहनें हुई और एक भाई। हालांकि उर्मिला सबसे बड़ी थी, इसलिए उसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि आई तो इसे इसके आने के बाद या इसके कारण ही से बदला जा सकता है, सबको लेकर आई। उसकी माँ जब भी सुबह सवेरे अगर उसका चेहरा देख लेती तो गुस्से में तमतमा जाती, बोलती, मेरा तो पूरा दिन ही बेकार चला गया, इतना बड़ा दिन कैसे बीतेगा। यह शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभते। उर्मिला के पापा ने कभी अपने बच्चों से प्यार से बात नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह अपने बच्चों से प्यार भरी बातें करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए वह हमेशा सख्त रवैया अपनाते, खासकर उर्मिला के साथ, क्योंकि उर्मिला बड़ी थी। उन्हें लगता था अगर उर्मिला बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएंगी, इसलिए वह उर्मिला के साथ ज्यादा सख्त रवैया अपनाते। जो गलती वह करती उसकी भी सजा उसे मिलती, जो नहीं करती उस सजा के लिए वही हकदार होती। धीरे धीरे वह अपनों से दूर होती चली गई, इसलिए वह बाहर सहेलियां बनाने लगी। उसके साथ अपने दुख दर्द और छोटी छोटी बातों को साझा करती। उसके छोटे से दिमाग में यह बात हमेशा चलती रहती कि मेरी क्या गलती है। अगर मेरे पीछे 5 बहनों का जन्म हुआ तो इसमें मैं जिम्मेदार कैसे हूँ। यह सवाल उसके छोटे से दिमाग में हमेशा रहता। इसका जवाब वह अपनी सहेलियों से मांगती, पर उसकी सहेलियां उसे पागल बोलकर चुप करा देती। पर यह सवाल उसके मन में व उसके दिल के कोने में बैठ गया।
आज उर्मिला पूरे 15 साल की हो चुकी थी। 8वीं तक की पढ़ाई उसने गांव में ही पूरा की थी, लेकिन 9वीं की पढ़ाई वहां ज्यादा स्कूल न होने की वजह से उसे गांव से कुछ दूर पर जो बाजार पड़ता था वहां एक स्कूल इंटर कॉलेज था, उसी में उसका दाखिला हुआ। आज उसका पहला दिन था। वह अपना स्कर्ट टॉप पहनकर स्कूल के लिए तैयार हुई। उसकी एक दो सहेलियां भी घर आ गई थी उसे बुलाने के लिए। उसने जैसे ही अपना पैर बाहर निकाला तभी ब्रह्मदेव ने उसे ध्यान से देखा और उसे जोर से डांटा। अब तुम बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं रह गई हो कि ऐसे कपड़े पहनकर तू वहां इतनी दूर जाओगी। सहेलियों के सामने डांट पड़ने से उर्मिला को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी इज्जत चली गई। इसी नाते इसे कारण या वजह से बदला जा सकता है। गुस्से में उर्मिला अपने बाबा को अनदेखा करते हुए स्कूल चली गई। रास्ते में उसकी सहेलियां उसकी खिल्ली फिरकी लेने की जगह खिल्ली उड़ाना अधिक सही है उड़ाने लगी। कोई कहती, तेरे घर से तो अच्छा मेरा ही घर है, कम से कम वो लोग दुपट्टा लेने के लिए तो नहीं बोलते। दूसरी बोलती, मेरे बाबा तो ऐसे कभी बात ही नहीं करते, दूसरों के सामने तो हरगिज नहीं। दूसरों की बातें सुनकर मन ही मन दुखी होती हुई उर्मिला सीना तान के बोली, अरे नहीं, मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहूं तो मुझे चांद तारे भी तोड़ कर दे दे, कल से मैं खुद ही दुपट्टा लेकर आऊंगी तो नहीं डांटेंगे। पर अकेले में वह एकदम से मायूस हो गई। उस पूरे घर में एक ब्रह्मदेव ही थे जिनसे उसे सपोर्ट मिलता, प्यार भी मिलता था। इसलिए वह उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि बाबा नाराज हो गए तो मैं किससे बात करूंगी। दिन बीतते गए, महीने भी बीत गए। धीरे धीरे वह स्कूल में टॉप स्टूडेंट की श्रेणी में आ गई। वक्त के साथ वह निखरती गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। सांवली रंगत, लंबी छरहरी बदन वाली, वक्त से पहले सयानी दिख रही थी। 15-16 साल की उम्र में ही वह 20-21 की दिख रही थी। उसके घर वालों को छोड़कर बाहर का कोई नहीं मानता कि वह इतने साल की है। कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल था। अचानक उर्मिला उसी स्कूल के कुछ मंचले लड़कों की नजर में आ गई, जो आते जाते हर जगह हर बात पर कमेंट करते, जिससे वह परेशान, डिस्टर्ब की जगह रहने लगी। वह सोचती, यह सब मुझे देखकर ऐसे कमेंट करते हैं, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वह कहीं मुझे ढलत न समझे। लोग कहते हैं अब जमाना। स्कूल में उसे लड़के परेशान करते हैं, यह बात वह किसे बताए? कौन है जो उसकी बात को समझे? इसी कशमकश में वह घर में हर सदस्य का चेहरा एक एक कर देखने लगी, पर उसे कोई ऐसा सदस्य नहीं मिला। वह किसी को भी यह बात नहीं बता पाई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1 साल बीत गया और इस साल उसी के गांव का एक सदस्य उसी के स्कूल में टीचर बन गया। उर्मिला मन ही मन खुश हुई, चलो अच्छा हुआ, कम से कम यहाँ पर कोई तो है। अगर अब कोई कुछ कहेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मन ही मन कल्पनाएं कर उर्मिला खुश हो लेती थी। कुछ दिन तक तो सब सामान्य रहा, पर फिर से वही कमेंट्स, कटाक्ष शुरू हो गए। उस दिन उसने पूरा मन बना लिया था कि मैं सर से इस बारे में जरूर बात करूंगी, पर वह उनके सामने जाती तो जरूर, पर हिम्मत नहीं होती थी कुछ बताने की। एक दिन वह स्कूल से घर गई। सबके चेहरे तमतमाए हुए थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। सब लोग उसे ही घूर रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वह मन ही मन सोच रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई गुनाह करके आई हो। शाम तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही रात हुई उर्मिला के पापा आए और उन्होंने कहा,
इधर आओ। उर्मिला के तो मानो प्राण ही निकल गए। हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती हुई मुझसे? मुझे लग ही रहा था शाम से ये लोग अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे। वह घबराते हुए आई और बोली, हाँ पापा। तब तक तो उसके पापा शुरू ही हो गए, देखो हम सब लोग इज्जतदार लोग हैं। तुम्हारी पढ़ाई से अगर हमारे खानदान पर एक दाग लगाना तो काट के फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी उसकी माँ भी शुरू हो गई, इतने दिन से लड़के क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? यह बात तुमने घर में किसी को क्यों नहीं बताई? जरूर तुम्हारी तरफ से कुछ इशारा मिला होगा, तभी वे सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। नहीं तो ऐसे कोई किसी को नहीं छेड़ता। और भी लड़कियां हैं वहाँ। तभी उसके बाबा ब्रह्मदेव आ गए। उन्होंने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया, एक बात सुन ली और बच्ची के पीछे पड़ गए। उन्होंने जोर से कड़क कर बोला तो सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए। बाबा ने उसकी साइड पक्ष लिया तो उर्मिला उन्हें पकड़कर खूब रोई और बोली, मैं खुद ही आप लोगों को बताना चाहती थी पर इसीलिए नहीं बताई कि आप सब लोग मेरी ही गलती निकालेंगे, जैसे आज निकाल रहे हैं। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है? ब्रह्मदेव ने उर्मिला को समझा बुझाकर शांत किया। 2-4 दिन वह स्कूल नहीं गई। इसके लिए भी जब ब्रह्मदेव ने उसे डांटा और समझाया तब वह स्कूल जाने लगी। हाई स्कूल का पेपर देने के बाद जब वह पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पर आई तो ब्रह्मदेव बहुत खुश हुए। उन्होंने सबको मिठाई बांटी। यह देखकर उर्मिला के पांव आसमान पर चलने लगे। वह अक्सर अपनी माँ को सुना करती थी कि वह सयानी हो चुकी है, उसके लिए वर ढूंढो। पर आज उसके पास होने पर जिस तरह की चहल पहल उसके घर में थी, उसे देखकर उसे लग रहा था कि अब मेरी कोई शादी नहीं करेगा। अब मैं पढ़ूंगी और कुछ बनूंगी। गर्मी की छुट्टियों में उर्मिला हर बार की तरह इस बार भी अपनी नानी के घर गई, लेकिन जब वह वहां से आई तो वह हक्की बक्की रह गई। उसे उसकी सहेलियों से पता चला कि उसकी शादी तय हो चुकी है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वह तुरंत अपने बाबा के पास गई और बोली, बाबा, मेरी सहेलियां बोल रही हैं कि मेरी शादी तय हो चुकी है, क्या यह सच है? ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, शादी के लायक हो गई हो तो क्या करें हम लोग? शादी तो तय करेंगे ही ना। यह सुनकर उर्मिला की आंखें भर आईं। और मेरी पढ़ाई? उसका क्या? ब्रह्मदेव उसे समझाते हुए बोले, कौन कहता है कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती? शादी के बाद भी तुम वैसे ही पढ़ोगी जैसे अब पढ़ रही हो। आज शादी कर रहा हूँ पर तुम्हारा गौना 2 साल बाद होगा। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अगर आप लोगों ने मेरी शादी की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। उर्मिला चिल्लाते हुए बोली तो ब्रह्मदेव ने मारने के लिए अपना हाथ उठाया पर मारा नहीं। यह देखकर उर्मिला वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर फूट फूट कर रोई। घंटों रोती रही पर किसी ने न तो उसे चुप कराया और न ही रोने की वजह पूछी। एक बार फिर से उर्मिला खुद को असहाय समझने लगी। वह शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। उसे लगता था कि ब्रह्मदेव उसका साथ जरूर देंगे, पर आज उनके पलटने से उसे बहुत दुख हुआ। कई दिनों तक वह अपने कमरे में पड़ी रही। वह न तो किसी से बात करती, न ही कुछ खाती पीती और न ही घर का काम करती। 11वीं का एडमिशन कहाँ होगा, इस बात के लिए जब उसकी सहेलियां पूछती तो वह क्या जवाब देती? वह चुप रहती और बात को दूसरी तरफ घुमा देती। 1-2 महीने बाद उसे पता चला कि पास के ही एक जानकार के स्कूल में
11वीं का एडमिशन हो चुका है। क्लास करने नहीं जाना है, घर पर ही पढ़ना है और सिर्फ पेपर देने जाना है। इस बात के लिए उसने अपने नाना नानी से भी बात की, पर उन लोगों ने उसे समझाया कि वे लोग घर के बड़े हैं, जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे, मान जाओ। एक बार उसने साहस करके अपनी माँ से बात की और कहा, इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करा रही हो? सहेलियों के सामने जाने में मुझे शर्म आती है, क्या सोचेंगे सब लोग? वह इतना ही बोल पाई थी कि उसकी माँ गुस्से में तमतमा गई। सोच, कितनी बेशर्म है तू। कोई अपने माँ बाप और रिश्तेदारों से अपनी शादी के बारे में ऐसे बात करता है, लेकिन तू कर रही है। इसी से तेरी बेशर्मी साफ झलक रही है। वह अपनी माँ को हक्की बक्की सी देख रही थी। जब वह हर तरफ से हार गई, तो जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उसने होने दिया। धीरे धीरे वह उन लोगों के हिसाब से जीने लगी, पर उसकी आंखों में कुछ करने की, कुछ बनने की जो चाहत थी, वह हमेशा चलती रहती थी। वह खुद को कोसती, मैंने ऐसे घर में जन्म क्यों लिया, जहां पर कोई मुझे पढ़ा नहीं सकता, मेरी कोई सुन नहीं सकता, मैं क्या चाहती हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अकेले में खुद को कोस कर वह शांत हो जाती। 2-3 महीने में उसकी शादी का दिन भी नजदीक आ गया। लड़का कौन था? उसने दूसरों के मुंह से सुना था कि लड़का पढ़ रहा है और माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप ने ढेर सारा पैसा उसके नाम से जमा कर रखा है। फिर उसकी शादी का दिन भी नजदीक आ गया। न तो लड़की ने लड़के को देखा, न ही लड़के ने लड़की को। उर्मिला अपने मन में ही सोच रही थी, कैसा लड़का होगा, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। काला क्लूटा हुआ, तब क्या होगा? तब मैं क्या करूंगी? कमाता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, मुझे क्या पढ़ाएगा? ये सब बातें उसके मन में चलती, लेकिन वह किससे कहे, यही सोचकर वह चुप हो जाती। और ऐसे ही उसकी शादी भी हो गई। बारात आई, शादी भी हो गई, पर उर्मिला न तो उस लड़के से बात की, न ही उसका चेहरा देख पाई। शादी में खींची गई जो फोटो थी उसके हस्बैंड की, उर्मिला रोज रात को चुपके चुपके निहारती रहती थी। मन ही मन बुदबुदाती, यही मेरा पति है, अब तुम ही मुझे पढ़ाना और कुछ लायक बनाना। मुझे सिर्फ खाना नहीं बनाना है, मुझे साड़ी पहन के बच्चे पैदा नहीं करने। तुम मेरे सपने को पूरा करोगे ना? मन ही मन उससे बात करती, उसके सपने देखा करती कि मेरा पति मुझे मेरे माँ बाप से ज्यादा प्यार करेगा। मैं जो कुछ यहाँ नहीं पा सकी, वह मुझे देगा, वह उसके लिए ही जिएगा। ऐसे ही सपनों को देख देख कर उसकी रात कटती। यही करते करते शादी को 1 साल बीत गया। एक दिन वह अपनी सहेली की शादी में गई। शादी के 1 हफ्ते बाद उसकी सहेली उर्मिला से मिलने आई। बातों ही बातों में उसने बताया कि शादी के पहले और शादी के बाद भी उसके पति का महीने में 3-4 बार खत आता है और उसे भी जवाब देना पड़ता है। यह सुनकर उसके सपनों का कांच टूटकर बिखर गया। वह सोचने लगी, मेरी शादी को तो पूरे 1 साल हो गए, पर आज तक कोई पत्र नहीं आया। वह अक्सर उदास रहने लगी। वह किसी से इस बारे में बात करने की सोचती, पर किससे बात करे, यही समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने बाबा से बात की। उसने कहा, बाबा, मेरी सहेली की शादी तो मुझसे 7 महीने बाद हुई। उसका हस्बैंड उसे हफ्ते में 1 बार जरूर खत भेजता है, पर मेरी शादी को 1 साल हो गए, आज तक कोई खत नहीं आया। उसके बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले,
इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे पति के अंदर संस्कार हैं। यही तो पहचान होती है अच्छे लड़कों की। वह साफ कैरेक्टर वाला होगा, संस्कार वाला होगा, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करता होगा। समझी? अब अच्छा अच्छा खाना बनाओ, घर का थोड़ा काम वाम सीखो। अपने बाबा की बात सुनकर उर्मिला मन ही मन खुश हो गई और वहां से चली गई। इसी बेमतलब की खुशी में उसने 2 साल बिता दिए। उसने अपनी 12वीं की परीक्षा भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर ली और अब धीरे धीरे उसके गौने की तैयारी भी होने लगी। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। उसे लगता था वहां जाते ही वह अपने पति से ग्रेजुएशन करने के लिए कहेगी। इसी खुशी में उसका गौना भी हो गया। जब वह विदाई करवा के गाड़ी में बैठने वाली थी तो उसकी मां उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। पर उर्मिला की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह घूंघट में से सबको रोता हुआ देखकर सोचने लगी, ये लोग मुझे लेकर इतना क्यों रो रहे हैं? क्या ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं या फिर यह रोने की एक रस्म है? वहां से निकलकर जब उसकी गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी तो उसके मन में विचार आया। वह सोचने लगी, क्या सच में मुझे मेरे माँ बाप इतना प्यार करते हैं? नहीं, वे मुझे प्यार नहीं करते। यह रोने की रस्म होगी। जैसे उन्होंने मुझे पैदा कर, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा दिया, दान दहेज देकर मेरी शादी कर दी, वैसे ही यह भी एक रस्म होगी। यही सब सोचते हुए वह कब अपने ससुराल पहुंच गई, पता ही नहीं चला। वहां पहुंचने पर ढेर सारी रस्मों को पूरा करने के बाद वह एक कमरे में बिठा दी गई। अंधेरा सा कमरा जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। वह कमरा ढेर सारे सामान से भरा पड़ा था। उसी में एक सिंगल बेड था जिस पर एक फटा पुराना गद्दा बिछा था। उस कमरे में बैठे हुए सुबह से शाम हो गई। रात होने को आई पर वह उसी कमरे में बैठी रही। उससे रहा नहीं गया तो वह अपनी ननद से बोली, रात हो गई है, मुझे अपने कमरे में जाना है। यह सुनकर उसकी ननद ने कहा, तो कहां बैठी हो? क्या जंगल में? यही तुम्हारा और हम सबका कमरा है। पहले हम लोग रहते थे, अब तुम आ गई हो तो तुम रहो। बरसात वगैरह होगी तो हम लोग भी इसी में आकर सो जाएंगे। यह सुनकर उर्मिला के होश उड़ गए। वह कांपते हुए बोली, जो पापा ने सामान दिया था वह कहाँ रखा है? मेरा मतलब है वह सामान तो इस कमरे में नहीं आएगा। हाँ, वह पड़ोसी से एक कमरा खाली करवाया है, सब कुछ उसी में भरा पड़ा है। इतना बोलकर उसकी ननद वहां से चली गई पर उर्मिला की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वह अपने बालों को नोचने लगी और अपने गालों पर मुक्के मारने लगी। रोते रोते वह बोली, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा मेरे माँ बाप ने मुझे दी? मेरी शादी ऐसे घर में क्यों की जहां रहने के लिए कमरा भी नहीं है? मम्मी पापा, आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप लोगों ने जैसा चाहा मैं वैसे ही तो रही, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? काफी रात बीत चुकी थी। उर्मिला की आंखों में नींद की कोई जगह ही नहीं थी। वह रो रो कर थक चुकी थी। तभी दरवाजा खुलने की आहट पाकर वह चुपचाप उस बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पहली बार वह अपने पति से मिलने वाली थी। उसका चेहरा भी देखने वाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह आंखें बंद कर चुपचाप लेट गई। जब वह कमरे में आया तो उसने बोला, उठो, मेरे सर पर तेल लगा दो। इतना बोलकर वह दोनों पैर बेड पर फैला कर लेट गया।
उसकी आवाज को सुनकर उर्मिला चुपचाप उठकर बैठ गई। वह बेड पर से उतरकर इधर उधर घूमने लगी। वह तेल की शीशी ढूंढ रही थी, पर उसे कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था, और फिर उसे क्या पता कि तेल कहां पर रखा हुआ है। कुछ देर हुई तो वह बोला, क्या हुआ, तेल नहीं मिल रहा है? जाकर सो जाओ अगर तेल नहीं मिल रहा है तो। उर्मिला यह सब सुनकर जहां की तहां खड़ी की खड़ी रही। तभी वह चिल्लाकर बोला, सोना नहीं है क्या? आकर सो जाओ। वह चुपचाप बेड के दूसरे कोने पर जाकर लेट गई। वह करवट लेकर लेटी थी। अब तक तो उसके आंसू सूख चुके थे, पर पता नहीं कहां से फिर से बहने लगे। उसके सारे सपनों पर पानी फिर चुका था। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या पहली रात ऐसी होती है? पर मेरी सहेली ने तो कुछ और ही बताया था। हे भगवान, यह कैसा मेरा पति है? आज के दिन मुझसे बात नहीं की, आते ही ऑर्डर दे रहा है और इतने गंदे तरीके से बात कर रहा है। यह सोचकर उर्मिला मन ही मन खूब रोई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अचानक उसे पायल के छनकने की आवाज सुनाई दी। वह पायल चलने की वजह से नहीं बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पैर को जानबूझकर पटक रहा हो, और थोड़ी देर के बाद उसका पति कमरे से बाहर निकल गया। 10 से 15 मिनट बाद वह अंदर आया और आकर लेट गया। उसकी वह रात ऐसे ही बीत गई। सुबह उठने के बाद फिर से सारी रस्में शुरू हो गईं। वह उन रस्मों को निभाने में व्यस्त हो गई। उसका हस्बैंड सबके सामने उससे हंसी ठिठोली करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को कुछ दिखाना चाहता हो। उसी घर में उसकी मुंहबोली भाभी रहती थी। दरअसल उसका परिवार एक बड़ा परिवार था। खाना पीना सबका अलग था, पर घर एक ही था। उर्मिला का पति, जिसका नाम अजय था, वह थोड़ा सा भी समय पाता तो अपनी भाभी के साथ खूब हंसी ठिठोली करता। वह भी करती, लेकिन जब उर्मिला की नजरें उस औरत से टकराती तो वह अपनी नजरें नीचे कर लेती। यह देखकर उर्मिला को बड़ा अजीब लगता था। उर्मिला को अपना पति एक जाहिल, गमवार, बदमाश टाइप का लग रहा था। अच्छाई तो उसे छू कर भी न गुजरी हो। उसके बातचीत करने का तरीका आवारा किस्म का था। तब भी वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह मन ही मन सोच रही थी, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। मेरी किस्मत इतनी भी फूटी नहीं हो सकती। इन्हीं सब में फिर दूसरी रात आ गई। इस रात को भी उसका पति 12 बजे के बाद कमरे में आया। उर्मिला ने काफी देर तक इंतजार किया, पर जब वह नहीं आया तो उर्मिला सो चुकी थी। अचानक उसे अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस हुआ। वह चिल्लाकर जाग गई, पर वह उठ नहीं पाई क्योंकि उसके ऊपर उसका पति सवार था। वह चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर उसके पति पर उसके चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। उर्मिला की आखिरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसके पति ने उसकी अंतरात्मा को भी मार दिया। लगभग वह उस दिन के बाद कहने मात्र को ही जिंदा थी। प्यार तो कभी उसके मन में अपने पति के लिए पनप ही नहीं पाया। जो 2 साल में उसने ख्याली इज्जत बनाई थी अपने दिल में, वह भी खत्म हो गई। वह अजय से नफरत करने लगी। अजय को भी उर्मिला से सिर्फ और सिर्फ रात को ही लेना देना था। दिन भर वह क्या कर रही है, वह क्या कर रहा है, कोई बातचीत नहीं, कोई अपने बारे में नहीं। अजय अपनी दुनिया में मगन रहता और उर्मिला अपने घर परिवार में। रात को सिर्फ सोना ही अजय के लिए जरूरी था। ऐसी कोई रात न गुजरी उर्मिला की जो वह अपने पति के साथ बिस्तर पर न रोई हो।
वह उसे छूता तो उसे लगता जैसे उसके शरीर पर किसी ने कांटे बिछा दिए हों। उसके छूने से ही उसे गुस्सा आता। आज शादी को 1 महीना बीत गया। उसके बाबा उसे देखने के लिए आए, पर उर्मिला उनके पैर छूकर वहां से चली गई। उसने उनसे बात तक नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इस बात से ब्रह्मदेव को काफी दुख पहुंचा। वह वापस घर गए तो उन्होंने इस बात को सबसे बताया। इधर उर्मिला को सिर दर्द और उल्टी होने लगी। गांव की औरतें जो बड़ी बुजुर्ग थी, उन्होंने बताया कि उर्मिला गर्भवती पेट से है। यह सुनकर उर्मिला रोने लगी। वह अपने पति से मिन्नतें करने लगी, मुझे अभी बच्चा पैदा नहीं करना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अभी बाकी की पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। इस बात पर अजय ने उसे धमकी दी, पढ़ाई लिखाई भूल जाओ। बाप के घर से पढ़कर क्यों नहीं आई तुम? मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ा नहीं पाऊंगा और तुम ही एक अकेली औरत नहीं हो इस दुनिया में। इस गांव में तुम्हारे साथ कितनी औरतें दुल्हन बनकर आई हैं, वे तो पढ़ने की बातें नहीं कर रही हैं, बल्कि सिलाई कढ़ाई बुनाई और घर परिवार को देख रही हैं, और तुम पढ़ने की बात कर रही हो। इतनी ही पढ़ाकू थी तो बाप ने क्यों नहीं पढ़ाया? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ घर के काम करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं और सबको खुश रखना है। तुम्हारा यही काम है। अगर इसे कर सकती हो तो करो, नहीं तो करवाने के और भी तरीके आते हैं मुझे।
इसमें गुंडेमवाली बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। इस बार आई हो तो काफी चेंज, बदली हुई लग रही हो। ऐसा क्या हो गया 15 दिनों में? कहते हुए अजय बेशर्मी भरी मुस्कान के साथ उसके बालों को उसके कानों के पीछे फंसाने लगा। उर्मिला को उसके छूने से घिन आ रही थी। वह उसका हाथ पकड़कर अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वह ढीठ की तरह उसके हाथ को रोके रखा था। आखिर उर्मिला को उसके सामने झुकना ही पड़ा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, हर रोज होता था। हर रोज रात को, चाहे उसकी तबीयत खराब लग रही हो या सिर दर्द हो, पर हर रोज रात को यह काम पूरा होना चाहिए। और अगर उसके मन मुताबिक काम नहीं होता तो वह पूरे घर में कलह का माहौल बना देता। चीखना, चिल्लाना और हर बात पर ताने देना। बनाया हुआ खाना खाने से पहले ही फेंक देना। आखिर उर्मिला उसकी बातों को न मानकर इतनी सारी चीजों को कब तक सहती रहती? इसीलिए घर में शांति का माहौल रखने के लिए वह उसके बोले गए हर काम को उसी के मुताबिक करती रहती। उसके आने के बाद से लेकर अब तक अजय की माँ और बहन तो जैसे रिटायर ही हो चुकी हों। उन्हें घर के कामों से कोई लेना देना नहीं था। घर में बहू आई है तो अब सारा काम उसके हिस्से। उन लोगों का काम सिर्फ टाइम पर खाना खाना, घूमना और उसकी कमियों को उसके सामने ही दूसरों से बताकर रोज उसका अपमान करना था। उसका एक एक दिन घुटन, दर्द और अपमान में बीतने लगा। जैसे जैसे ससुराल के लोग चाहते वैसे वैसे ही वह करती रही और यही करते करते उसकी डिलीवरी, प्रसव का दिन नजदीक आ गया। इसी तरह खाना बनाकर सबको खिलाने के बाद उर्मिला बिना खाए ही सोने चली गई। जनवरी का महीना था और ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। उर्मिला को पेट और कमर में हल्की हल्की दर्द हो रही थी। वह कभी इधर करवट बदलती तो कभी उधर। वह अंदर ही अंदर बेचैन थी। तभी अजय बाहर से आया और उसी के बगल में लेट गया। उसके हाथ धीरे धीरे हरकत करने लगे। इस बात पर उर्मिला चिढ़ गई। वह बोली, आज मुझसे खाना नहीं खाया गया। मेरे पेट और कमर में दर्द है और तुम्हें इन सब चीजों की पड़ी है। उर्मिला के इतना बोलते ही अजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम्हारी तो यह रोज की प्रॉब्लम हो गई है। नौटंकी करती हो तुम। कभी यह दर्द, कभी वह दर्द। कुछ दर्द नहीं कर रहा है। इतना बोलने के बाद अजय उर्मिला के ऊपर टूट पड़ा। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा मत करो, भगवान के लिए मत करो। पर अजय को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और उसी दौरान उर्मिला का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह उल्टियां करने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग उनके दरवाजे को खटखटाकर पूछने लगे कि क्या हुआ है। तब तक उसकी सास भी आ गई जो बाहर सो रही थी और सब लोग उसको लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। पिछली सीट पर लेटी हुई वह रो रही थी। वह चाहती थी कि कोई उसका ऐसा हो जिसके गले लगकर वह रो सके, जिसका हाथ पकड़कर वह सुरक्षित महसूस कर सके। पर उसकी फूटी किस्मत, उसके आसपास उसका अपना कहने को तो सब थे, पर उसके लिए उसका अपना कोई नहीं था। रास्ते भर वह दर्द से छटपटाती रही। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने नर्स को ही अपना बना लिया। पहला बच्चा था तो दर्द होना लाजमी था। जब नर्स ने आकर सबको खबर दी कि बेटी हुई है, तो सबके चेहरे लटक गए।
पर वह उसे ही अपना आगे का सहारा मानकर मुस्कुरा उठी। हॉस्पिटल से जाते समय जब उर्मिला ने नर्स के हाथों को पकड़कर थैंक यू बोला, तो नर्स ने कहा, कितनी प्यारी हो तुम, किसी को भी अपना बना सकती हो। यह सुनकर उर्मिला की आंखें भर आईं और वह सोचने लगी, अगर मेरे अंदर यह गुण है तो मैं अपनों को क्यों नहीं अपना बना पाई। पर अफसोस, इस सवाल का जवाब कौन देगा। धीरे धीरे उसकी बच्ची बड़ी होने लगी और अब उर्मिला भी उन्हीं लोगों के रंग में रंगने लगी। वे लोग एक बोलते तो वह 10 सुनाती। उसने अपनी मासूमियत खो दी थी। अब वह एक लड़ाकू किस्म की औरत बन गई थी जो बात बात पर किसी से भी लड़ पड़ती। एक दिन उर्मिला अपनी बच्ची को लेकर सो रही थी। जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कमरे में अंधेरा है, यहाँ तक कि उसके पास जो टॉर्च रखी हुई थी वह भी गायब थी। पास रखी लालटेन को भी बुझा दिया गया था और दरवाजा बाहर से बंद था। वह दरवाजे के पास न जाकर इधर उधर टकराती, कभी दीवार से टकराती तो कहीं बेड से। पर धीरे धीरे उसने दरवाजे को ढूंढ लिया। वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी, चिल्लाने लगी, अम्मा अम्मा। पर किसी ने कोई आवाज नहीं दी तो वह वापस आकर लेट गई। उससे रहा नहीं गया तो वह दोबारा गई और दरवाजे को जैसे ही छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। वह हैरान रह गई। अभी दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने इतना चिल्लाया, इतनी जोर जोर से दरवाजे को हिलाया पर दरवाजा नहीं खुला। अभी अपने आप कैसे खुल गया। वह किचन से जाकर माचिस लेकर आई और वापस लालटेन जलाई। उसी के प्रकाश में अजय को ढूंढते हुए छत पर पहुंची। उसने देखा अजय नीचे फर्श पर अकेले लेटा था। उर्मिला ने उसे जगाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अजय ने जम्हाई लेते हुए बोला, गर्मी हो रही थी तो आकर छत पर सो गया। उर्मिला हैरानी से उसे देखती हुई बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम्हें गर्मी हो रही थी और तुमने मेरे दरवाजे को बाहर से बंद करके लालटेन बुझा दी और टॉर्च भी ले ली। अजय उठकर बैठ गया और गुर्राते हुए बोला, इतनी रात को छत पर आकर तमाशा खड़ा कर रही हो बेशर्म औरत। औरत, शर्म नहीं आ रही है कि आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। यह सुनकर उर्मिला की आंखें भर आईं और वह बोली, एक यही बाकी रह गया था। आज तुम्हारा यह रूप भी देख लिया। तुम यहाँ किसके लिए थे, क्यों आए हो। इस बात का शक मुझे आज से नहीं है, जब मैं यहाँ पहले दिन आई थी तभी से है। पर याद रखना, हत्या, चोरी और पाप छुपाए नहीं छुपते। उस दिन के बाद उर्मिला ने अजय से बातचीत करना पूरी तरह बंद कर दिया। उर्मिला को शक तो शुरू से था, पर उसे कभी ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। इसी बीच उर्मिला की छोटी बहन की शादी तय हो गई, इसलिए वह हल्दी के दिन ही अपने मायके चली गई। हफ्ते भर बाद जब शादी संपन्न हुई और वह वापस अपने ससुराल आई, तो उसने देखा कि घर में दोनों परिवारों के बीच घमासान झगड़ा चल रहा है। पूछने पर भी उर्मिला को कोई कुछ साफ साफ नहीं बता रहा था।
धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तो पड़ोस की एक औरत चीनी लेने के लिए आई। उर्मिला ने जब उससे बातों का सिलसिला शुरू किया, तब उसे उस झगड़े की असली और खौफनाक वजह पता चली। वजह जानते ही उर्मिला हक्की बक्की रह गई। इसका मतलब इतने दिनों से अजय मुझे धोखा दे रहा था। शादी से पहले ही उसका अपनी उस मुंहबोली भाभी के साथ नाजायज संबंध था। यह जानकर उर्मिला अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसका सिर चकराने लगा और पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी बात को लेकर अजय और उर्मिला के बीच अक्सर तकरार होने लगी। धीरे धीरे यह तकरार गहरी नफरत में बदल गई। घर में रोज का क्लेश रहने लगा। जब यह बात उर्मिला के मायके पहुंची, तो उसके बाबा उसे समझाने ससुराल आए। उनके घर में कदम रखते ही उर्मिला ने अपनी नजरें फेर ली। वह जानती थी कि ये सब लोग उसे सिर्फ बर्दाश्त करने की ही सलाह देंगे, क्योंकि एक बार भारी खर्च करके उसकी शादी करने के बाद अब वे उसे हमेशा के लिए वापस घर ले जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। उसके बाबा ने बड़ी सहजता से कहा, देखो बेटा, यह तो हर घर की कहानी है। कोई भी मर्द पूरी तरह अपनी पत्नी का होकर रहे, ऐसा कम ही होता है। यह गलती सिर्फ अजय ने ही नहीं की है। अगर तुम आसपास देखोगी, तो हर घर में ऐसी गलतियां मिलेंगी। मैं यही कहूंगा कि जो हुआ सो हुआ। तुम एक औरत हो, अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोचो। इस तरह लड़ाई झगड़ा बंद कर दो और शांति से रहो। उस दिन जब बाबा उसे यह ज्ञान देकर चले गए, तो उर्मिला अपनी नन्ही बेटी को लेकर छत पर चली गई। वह घंटों अकेले आसमान को निहारती रही। उसने घर का कोई काम नहीं किया, नहीं कुछ खाया पिया। बिना बिस्तर के नंगी छत पर लेटी वह देर रात तक तारों को देखती रही। कुछ देर तक तो उसके आंसू बहकर उसके बालों को भिगोते रहे, पर फिर अचानक वे भी सूख गए। अगली सुबह जब उर्मिला उठी, तो वह एक बदली हुई उर्मिला थी। वह बिल्कुल खामोश हो गई थी। कोई कुछ भी कहे या करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने चिल्लाना और विरोध करना भी बंद कर दिया था। उसका यह बदलाव उसके पत्थर बन जाने का सबूत था। इसी मानसिक शून्यता के दौरान उर्मिला फिर से मां बनने वाली थी। अजय अब भी कोई काम धंधा नहीं करता था। वह अपनी मां की पेंशन पर ऐश करता और दिन भर गलियों में आवारागर्दी करता। कभी इस लड़की के साथ पकड़ा जाता, तो कभी उस लड़की के साथ। इन सब हरकतों को देखकर उर्मिला भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती। ऐसा लगता था जैसे वह सही वक्त का इंतजार कर रही हो। शायद वह किसी दिन ऐसा कुछ कर जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। कुछ महीनों बाद उसे दूसरी बेटी हुई। उर्मिला उस दिन बहुत रोई। लोगों को लगा कि वह बेटी होने के गम में रो रही है, पर उसके रोने की असली वजह कुछ और थी। वह सोच रही थी कि उसका पति 1 रुपया नहीं कमाता, उसके मायके वाले सक्षम होकर भी अब उसकी मदद नहीं करेंगे, तो वह अपनी बेटियों को पढ़ाएगी कैसे? वह उन्हें अपने जैसी घुटनों वाली जिंदगी नहीं देना चाहती थी। वक्त का पहिया घूमता रहा और उर्मिला 2 बेटियों की मां बन गई। जब उसकी बड़ी बेटी पल्लवी और छोटी मेघना स्कूल जाने लायक हुई, तो अजय ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, मेरे पास प्राइवेट स्कूल की फीस के पैसे नहीं हैं, इन्हें सरकारी स्कूल भेजो। इस बात पर उर्मिला ने घर में वह महाभारत मचाई कि 6 दिनों तक तकरार चलती रही। आखिरकार उर्मिला की जिद के आगे झुककर अजय ने कर्ज लेकर बेटियों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराया। अपनी इस जिद की कीमत उर्मिला को भारी चुकानी पड़ी। अजय ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उससे घर का सारा भारी काम करवाया और आधी आधी रात तक अपने हाथ पैर दबवाकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर, प्रताड़ित किया।
उर्मिला ने फिर कभी अजय के सामने अपनी जुबान नहीं खोली और न ही कभी उसके आगे हाथ फैलाए। वह अपने साथ हुई हर नाइंसाफी को बर्दाश्त करती रही, पर अपने बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनती थी। तीसरी बार जब वह गर्भवती हुई, तो उसने ईश्वर के सामने झोली फैलाई, हे जगदीश्वर, आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तूने जैसे चाहा मैंने वैसी जिंदगी जी ली, पर आज मैं तुझसे कुछ मांग रही हूँ। मुझे एक बेटा दे दे, ताकि मुझे और बच्चे पैदा न करने पड़े। तू तो जानता है कि एक मध्यवर्गीय परिवार में जब तक बेटा न हो, औरत मशीन की तरह बच्चे पैदा करती रहती है। मेरा पति निकम्मा है, मैं कहां से पैसे लाऊंगी, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाऊंगी? मुझ पर रहम खा। उस दिन वह जी भरकर रोई। ईश्वर ने शायद उसकी पुकार सुन ली थी और उसे बेटा हुआ। तब जाकर उसे नसबंदी ऑपरेशन कराने की मंजूरी मिली। धीरे धीरे उसने अपने मायके से भी सारे रिश्ते तोड़ लिए। न उसे अब मायके की याद आती थी और न ही उसके माँ बाप को उसकी कोई चिंता थी। समय अपनी गति से चलता रहा। आज उर्मिला की शादी को 19 साल बीत चुके हैं। उसकी बड़ी बेटी पल्लवी 18 साल की हो गई है। उसके तीनों बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज थे और हमेशा स्कूल में अव्वल टॉप आते थे। बच्चों की यह सफलता देखकर उर्मिला फूली नहीं समाती थी। उसे लगता था कि उसकी तपस्या अब रंग ला रही है। वक्त के साथ साथ उर्मिला के बच्चे भी बड़े होने लगे। अब पेंशन के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। महीने के अंत तक घर में तंगी का यह आलम होता कि रसोई के डिब्बे तक खाली नजर आने लगते। इसी तरह लड़ते झगड़ते उर्मिला ने शादी के 10 साल बिता दिए। उसने अजय को प्यार से, गुस्से से और लड़ झगड़कर हर तरह से समझाकर देख लिया, पर वह कुछ काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। जब नाते रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उसे निकम्मेपन के ताने देने लगे, तब जाकर अजय के ज़मीर को धक्का लगा। उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। अजय के दुकान खोलने पर उर्मिला को जितनी खुशी हुई, उतनी शायद ही किसी को मिली हो। वह इतनी प्रफुल्लित थी जैसे उसका पति कलेक्टर बन गया हो। अब उसे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी थी। पल्लवी अब 16 साल की हो चुकी थी। उर्मिला ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों के भविष्य को संवारने की जद्दोजहद में वह वक्त से पहले ही बूढ़ी नजर आने लगी थी। पिछले 2 दिनों से पल्लवी स्कूल जाने में आनाकानी कर रही थी। कभी पेट दर्द तो कभी सिर दर्द, वह हर रोज नए बहाने बनाती। उर्मिला ने यह बात गौर की। उसने प्यार से पुचकारा और डांटकर भी पूछा, पर पल्लवी ने कुछ नहीं बताया। थक-हार कर उर्मिला ने मेघना से पूछा कि क्या स्कूल में कुछ हुआ है। मेघना पल्लवी से छोटी जरूर थी, पर वह काफी तेज-तर्रार और समझदार थी। उर्मिला ने मेघना को पल्लवी पर नजर रखने और पल पल की खबर देने को कहा। मेघना ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद मेघना ने जो बताया, उसे सुनकर उर्मिला सन्न रह गई। मेघना ने बताया कि जिस बस से पल्लवी स्कूल जाती है, उसी में एक सीनियर लड़की पल्लवी को गलत तरीके से छूती है और उसे परेशान करती है। यह सुनकर उर्मिला का खून खौल उठा। उसने पहले पल्लवी को डांटकर सच उगलवाना चाहा, पर जब वह डर के मारे नहीं बोली, तो उर्मिला ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दर्द और डर के मारे पल्लवी फूट फूट कर रोने लगी और सारा सच बता दिया। उर्मिला ने गुस्से और ममता के मिश्रित भाव में कहा, इतनी बड़ी हो गई हो और कोई तेरे साथ गलत हरकत करेगा तो तू स्कूल जाना छोड़ देगी? ऐसी मुश्किलों से भागोगी या उनका डटकर सामना करोगी?
उसने प्यार से पल्लवी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और हौसला देते हुए बोली, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई तुमसे टकराए तो चोट उसे लगे, ताकि वह दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सके। पर माँ, वह मेरी सीनियर है। अगर वह प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करेगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। पल्लवी ने सिसकते हुए अपनी शंका जाहिर की। एक बार तू कोशिश तो कर। जब वह तुझे गलत तरीके से छुए तो सबके सामने उसे खींचकर एक तमाचा मार। इस बात की चिंता मत कर कि आगे क्या होगा, वह बात की बात है। अभी जो सही है वह कर। करेगी ना? पल्लवी ने हिम्मत जुटाकर हाँ में सिर हिलाया। तब जाकर उर्मिला को थोड़ी राहत मिली। हालांकि वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुई थी। उसने मेघना को चेतावनी दे रखी थी कि पल्लवी को पता चले बिना उस पर कड़ी नजर रखे। इसी दौरान कॉलेज टूर, शैक्षिक भ्रमण का आयोजन हुआ। पल्लवी भी अपनी क्लास के साथ जाने वाली थी। वह हर साल जाती थी, पर पता नहीं क्यों इस बार उर्मिला का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। उसने पल्लवी को रोकने की कोशिश भी की, पर पल्लवी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। अगली सुबह पल्लवी कॉलेज टूर पर निकल गई और उर्मिला मन ही मन भगवान से उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करने लगी। टूर पर पहुंचकर पल्लवी ने बहुत आनंद लिया। उसने नई नई चीजें देखी और दोस्तों के साथ खूब घूमी फिरी। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन सभी छात्र लखनऊ का भूल भुलैया देखने के लिए निकले। रास्ते में रात होने पर एक होटल में कमरे बुक किए गए ताकि सब आराम कर सकें और सुबह आगे का सफर शुरू करें। अगली सुबह पल्लवी की नींद देर से खुली। जब वह जागी तो देखा कि बाथरूम के बाहर 2-3 लड़कियां पहले से ही कतार में थी। पल्लवी जाना चाहती थी, पर 2 लड़कियों ने उसे रोकते हुए कहा, पहले हम जाएंगे, तुम बाद में आना। जब सबसे आखिर में पल्लवी बाथरूम के अंदर गई, तो किसी ने चुपके से बाहर से कुंडी लगा दी। बाकी सभी बच्चे और स्टाफ लखनऊ के लिए रवाना हो गए। हड़बड़ी में किसी का ध्यान पल्लवी की ओर नहीं गया। जब पल्लवी ने बाहर निकलने की कोशिश की, तो दरवाजा हिला तक नहीं। वह बाहर से जो बंद था। वह चीखती रही, चिल्लाती रही। दरवाजा खटखटाते खटाते और रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। वह बेहाल हो गई, पर उस वीरान होटल के कमरे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। शाम तक जब सभी बच्चे अपने अपने घर लौट आए, पर पल्लवी नहीं आई, तो उर्मिला की जान हलक में अटक गई। उसने घबराकर अजय को स्कूल भेजा। अजय स्कूल पहुंचा और स्टाफ से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगा। मेरी बेटी कहाँ है? अजय ने कड़क आवाज में पूछा, पर किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। सबने यही कहा, वह शायद रात को ही कहीं चली गई थी। हम सब एक साथ सो रहे थे। जब सुबह दरवाजा खुला और हम बाहर आए, तब वह हमारे साथ नहीं थी। अजय घर लौटा और सिर पकड़कर बैठ गया। उसने अपनी चिंता जताने के बजाय उर्मिला को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। तुम्हें ही बच्चों को टूर पर भेजने का शौक चढ़ा था। लो, अब भुगतो। स्कूल वाले कह रहे हैं कि वह कहीं चली गई है। मुझे तो लगता है कि वह किसी के साथ भाग गई होगी। अपनी गंदी ज़बान को लगाम दो। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, उर्मिला ने अपनी बची कुची ताकत बटोरकर चिल्लाते हुए कहा। मेरी बेटी ऐसा सोच भी नहीं सकती। यह स्कूल वालों की घोर लापरवाही है। मैं अपनी बेटी की रग-रग से वाकिफ हूँ। कैसे बाप हो तुम, जो अपनी ही औलाद के बारे में ऐसा घटिया सोच रहे हो?
मैं नहीं सोच रहा, यह ज़माना सोचने पर मजबूर कर रहा है। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, अजय ने बेशर्मी से जवाब दिया। मेरी बेटी क्या करेगी और क्या नहीं, वह सिर्फ मुझे पता है, समझे तुम? अपनी गंदी ज़बान से मेरी बेटी के चरित्र पर कीचड़ उछाला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम चुप रहो। उर्मिला की आवाज में एक मां का अडिग विश्वास और भयंकर क्रोध था। वक्त हफ्ता भर बीत गया। उर्मिला अपने पति के भरोसे बैठी रही। रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया था। वह बुखार से तपने लगी थी। उसके मन में बस यही सवाल था, न जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। फिर उसने फैसला किया कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से मेरी बेटी वापस थोड़ी आएगी। उर्मिला जब भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करती, अजय उसे रोक देता। इसलिए एक रात जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उर्मिला ने साहस जुटाया। उसने रसोई से एक चाकू उठाया, 2 साड़ियां और कुछ जेवर लिए और चुपचाप घर से निकल पड़ी। वह कहां जाएगी, अपनी बच्ची को कैसे ढूंढेगी, उसे कुछ नहीं पता था। वह घर से पैदल ही चलती चली गई। जब उसके पैर थक गए और हिम्मत ने जवाब देना शुरू किया, तब वह रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। पहले तो वह भगवान के सामने अपना सिर पटक कर खूब रोई। उसने ढेर सारी मिन्नतें की और फिर शिकायतों की झड़ी लगा दी। जब मन का गुबार निकल गया और वह थोड़ी शांत हुई, तो दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में एक बात कौंधी, जिसे वह पूछना भूल गई थी। पल्लवी जब स्कूल टूर पर गई थी, तो क्या उसके साथ सावरी भी गई थी? सावरी वही लड़की थी जो पल्लवी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी और उसे गलत तरीके से छूती थी। यह ख्याल आते ही वह तुरंत स्कूल की तरफ निकल पड़ी। पैदल चलते चलते अब उसके पैर जवाब दे रहे थे, पर ममता की शक्ति ने उसे हारने नहीं दिया। वह पल्लवी के स्कूल पहुंच गई। स्कूल अभी बंद था और खुलने में कुछ घंटे बाकी थे। वह पास की एक चाय की दुकान के पीछे छिपकर घंटों इंतजार करती रही। जैसे ही उसे स्कूल में चहल पहल सुनाई दी, वह तुरंत गेट के अंदर दाखिल हुई और सीधे ऑफिस पहुंचकर प्रिंसिपल के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही प्रिंसिपल साहिबा आईं, उर्मिला ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। पहले तो प्रिंसिपल ने उर्मिला को एक साधारण औरत समझकर ऊंची आवाज में चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जब उर्मिला ने तर्क और सवालों की झड़ी लगा दी, तो प्रिंसिपल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उर्मिला दहाड़ी, देखिए, मेरी बेटी गायब हुई है। मैं सीधे तरीके से बोल रही हूँ। आपके स्कूल में जो सावरी नाम की लड़की है, उसे अभी के अभी यहाँ बुलाइए। मुझे उससे बात करनी है। अभी बुलाइए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आपके स्कूल पर ऐसा धब्बा लगाऊंगी कि फिर कोई भी सभ्य परिवार यहाँ अपनी बेटी का एडमिशन नहीं कराएगा। यह सुनकर प्रिंसिपल के तेवर थोड़े नरम हुए और उन्होंने चपरासी को भेजकर सावरी को ऑफिस बुलवाया। थोड़ी देर में वह लड़की आई। उसे देखते ही उर्मिला के भीतर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा और उसने सावरी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। 2 महिला टीचरों ने आगे बढ़कर उर्मिला को रोकने की कोशिश की, पर उर्मिला ने सबको चेतावनी देते हुए पीछे हटा दिया। उसने सावरी को वहीं पटक दिया और उसके गले पर चाकू की नोक टिकाकर सबके सामने सच उगलवाने लगी। उर्मिला ने उसे झपट कर पकड़ा और पूछा, तू टूर पर गई थी या नहीं? सावरी की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। यह देखकर उर्मिला का शक यकीन में बदल गया।
उसने एक और जोरदार तमाचा जड़ा और चीखी, सच सच बता, तू टूर पर गई थी या नहीं? सावरी के बोलने से पहले ही एक टीचर ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ, यह गई थी, पर इससे क्या? चुप रहिए आप। उर्मिला ने टीचर को खामोश किया। यह मेरी बेटी के साथ क्या क्या नीच हरकतें करती थी, वह सब मुझे पता है, इसलिए ज्यादा नौटंकी मत करो। जो मैं पूछ रही हूं बस उसका जवाब दे दो तो शायद बच जाओगी। पल्लवी के साथ तूने टूर पर क्या किया? मुझे पता है यह सब तेरी ही साजिश है। देख, सच बता दे, नहीं तो इसी जगह तुझे चाकू से गोद डालूंगी और खुद को पागल साबित करके आराम से पागल खाने में रहूंगी, पर तुझे नहीं छोड़ूंगी। उर्मिला ने उसके जवाब का इंतजार किया, पर वह लड़की बस इनकार में सिर हिलाती रही। मैं कुछ नहीं जानती मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बचाइए, यह औरत झूठ बोल रही है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। वह इसी तरह चिल्लाती रही, पर उर्मिला की माँ वाली छठी इंद्री कह रही थी कि अगर यह लड़की टूर पर थी तो इसने ही कुछ किया है। उर्मिला ने फुर्ती से ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में प्रिंसिपल के साथ 6-7 टीचर मौजूद थे। उसने एक पल की भी देरी किए बिना चाकू सावरी के पैर के पास जमीन में दे मारा या हल्का सा वार किया। वह लड़की दर्द और डर से चीखने लगी। उर्मिला ने उसका मुंह दबाया और फुसफुसाते हुए पूछा, अब बता, मेरे सिर पर खून सवार है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। बता, तूने पल्लवी के साथ क्या किया? लड़की सिर्फ रो रही थी। जब उर्मिला ने दोबारा चाकू उठाया तो वह कांपते हुए चीख पड़ी, बताती हूं, बताती हूं, मत मारो मुझे, मत मारो। यह सुनकर उर्मिला ने उसे छोड़ा और सामने खड़ी होकर बोली, चल बता, जल्दी बता। वह दर्द से कराहते हुए बोल रही थी, तो उर्मिला ने फिर उसे डराया, जरा ऊंची आवाज में और अच्छे से बता, ताकि ये सब लोग भी सुने कि यहाँ क्या हुआ था। सावरी ने हिचकिचाते हुए कहा, जब सब लोग साथ में सो रहे थे तो पल्लवी ने मुझे थप्पड़ मारा था। क्यों मारा था थप्पड़? ऐसा क्या किया था तूने? बता, शर्मा मत। नीच काम करने में शर्म नहीं आई तो बताने में क्यों आ रही है? बोल, उसने तुझे थप्पड़ क्यों मारा था? सावरी फिर चुप हो गई। उर्मिला ने अपनी आंखें तरेरी और चाकू लहराते हुए चिल्लाई, बता। तब वह लड़की रोते हुए बोली, मैं उसे चूमना, किस करना चाहती थी, इसलिए। हाँ, आगे क्या हुआ? जल्दी बता, मेरे पास वक्त नहीं है। उर्मिला किसी शेरनी की तरह दहाड़ी। वह कांपते हुए बोली, जब सब लोग बाथरूम से निकल गए तो अंत में पल्लवी गई थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और शाबाश, बहुत शाबाश। उर्मिला का चेहरा गुस्से से तमतमाकर लाल हो गया था। तालियां बजाइए आप लोग। क्यों प्रिंसिपल साहिबा, आप तो बड़े दावे के साथ कह रही थी कि मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब क्या कहेंगी? अब बोलिए न एक बार कि मेरी बेटी भाग गई है। मां कसम, इसी जगह आपको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। प्रिंसिपल ने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, तमीज से बात कीजिए। आप किसी ऐरे गहरे से बात नहीं कर रही हैं। उर्मिला की आंखों में जलती आग देखकर अब पूरा ऑफिस थर-थर कांप रहा था।
इसमें गुंडम वाली बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। इस बार मायके से आई हो तो काफी बदली हुई लग रही हो। ऐसा क्या हो गया इन 15 दिनों में? अजय ने बेशर्मी भरी मुस्कान के साथ कहा और उर्मिला के चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कानों के पीछे फंसाने लगा। उर्मिला को उसके स्पर्श से घिन आ रही थी। वह उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अजय ढीठ की तरह अपना हाथ वहीं जमाए रखा। आखिर उर्मिला को उसकी जिद के सामने झुकना ही पड़ा। और यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह तो अब हर रोज का नियम बन गया था। रात को उर्मिला की तबीयत खराब हो या सिर में असहनीय दर्द, अजय के लिए उसकी शारीरिक जरूरतें सबसे ऊपर थी। अगर उसकी इच्छा पूरी न होती तो वह पूरे घर को नर्क बना देता। चीखना चिल्लाना, बात बात पर ताने देना और उर्मिला के हाथों से बना खाना जमीन पर फेंक देना उसकी आदत बन चुकी थी। उर्मिला आखिर कब तक विरोध करती? घर की शांति और मर्यादा बनाए रखने के लिए उसने खुद को मार लिया और अजय की कठपुतली बनकर रह गई। उसके ससुराल आने के बाद से अजय की मां और बहनें तो जैसे जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त, रिटायर ही हो चुकी थी। घर के कामों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। बहू घर आई है तो सारा बोझ अब उसी के कंधों पर था। उन लोगों का काम बस समय पर भोजन करना, गप्पे लड़ाना और उर्मिला की कमियां निकालकर उसका अपमान करना रह गया था। उर्मिला का एक एक दिन घुटन और तिरस्कार में बीतने लगा। वह एक मशीन की तरह वही करती जो ससुराल वाले चाहते। इसी संघर्ष के बीच उसकी प्रसव, डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। एक शाम सबको खाना खिलाने के बाद उर्मिला ने खुद बिना कुछ खाए बिस्तर पकड़ लिया। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड अपने चरम पर थी। उर्मिला को पेट और कमर में रह रहकर तेज दर्द उठ रहा था। वह दर्द से तड़प रही थी और बेचैनी में करवटें बदल रही थी। तभी अजय कमरे में आया और उसके पास लेट गया। हमेशा की तरह उसने अपनी ओछी हरकतें शुरू कर दी। उर्मिला चिढ़कर बोली, आज मुझसे खाना तक नहीं खाया गया है। मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द है और तुम्हें अब भी बस अपनी ही पड़ी है। उर्मिला का इतना कहना था कि अजय आपे से बाहर हो गया और चिल्लाने लगा, यह तुम्हारी रोज की नौटंकी है। कभी ये दर्द, कभी वो दर्द। बहाने बनाना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। इतना कहकर वह दरिंदगी पर उतर आया। उर्मिला चीखती रही, भगवान के लिए रुक जाओ, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत तकलीफ है। पर अजय की हवस के आगे उसकी पुकार बेअसर रही। उसी दौरान उर्मिला की हालत और बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगी और वह दर्द से बेसुध होकर चिल्लाने लगी। चीखें सुनकर पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। तब जाकर उसकी सांस की नींद खुली और सब उसे लेकर अस्पताल की ओर भागे। गाड़ी की पिछली सीट पर लेटी उर्मिला सिसक रही थी। वह चाहती थी कि कोई ऐसा अपना हो जिसका हाथ पकड़कर वह सुरक्षित महसूस कर सके, पर उसके चारों ओर बस पत्थर के दिल वाले लोग थे। अस्पताल पहुंचकर नर्स की थोड़ी सी सहानुभूति ने उर्मिला को सहारा दिया। जब नर्स ने आकर खबर दी कि बेटी हुई है, तो ससुराल वालों के चेहरे पर मायूसी छा गई। लेकिन उर्मिला उस नन्ही जान को देखकर मुस्कुरा उठी। उसे अपना भविष्य और सहारा मिल गया था। अस्पताल से विदा लेते समय जब उर्मिला ने नर्स का हाथ थामकर शुक्रिया कहा, तो नर्स ने ममता से कहा, तुम बहुत प्यारी हो, किसी को भी अपना बना सकती हो। उर्मिला की आंखें भर आईं। वह सोचने लगी कि अगर मुझ में यह गुण है, तो मैं अपनों को अपना क्यों नहीं बना पाई। वक्त गुजरता गया।
बच्ची बड़ी होने लगी और उर्मिला का व्यक्तित्व भी बदलने लगा। जुल्म सहते सहते उसकी मासूमियत कहीं खो गई। अब वह पहले वाली उर्मिला नहीं रही थी, अब वह पलटकर वार करना जानती थी। वह लड़ाकू बन चुकी थी, क्योंकि चुप रहने की कीमत उसने बहुत भारी चुकाई थी। एक रात उर्मिला अपनी बच्ची को लेकर सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुली तो देखा कमरे में गहरा अंधेरा है। पास रखी टॉर्च गायब थी और लालटेन भी बुझा दी गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। वह बदहवास होकर अंधेरे में इधर उधर हाथ मारने लगी, कभी दीवार से टकराती तो कभी बिस्तर से। जैसे तैसे उसने दरवाजा ढूंढा और जोर जोर से खटखटाने लगी। अम्मा, अम्मा, दरवाजा खोलो। पर बाहर सन्नाटा था। थककर वह फिर लेट गई। कुछ देर बाद वह दोबारा उठी और जैसे ही दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। वह हक्की बक्की रह गई। अभी तो दरवाजा बंद था, फिर अचानक कैसे खुल गया? वह रसोई से माचिस लाई, लालटेन जलाई और अजय को ढूंढती हुई छत पर पहुंची। अजय वहां फर्श पर लेटा था। उर्मिला ने उसे जगाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय ने जम्हाई लेते हुए रिठाई से कहा, नीचे गर्मी लग रही थी, इसलिए छत पर आ गया। उर्मिला की आंखों में चिंगारियां फूट पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गर्मी लग रही थी तो क्या तुमने मुझे कमरे में बाहर से बंद कर दिया? लालटेन बुझा दी और टॉर्च भी छीन ली। अजय गुर्राते हुए उठ बैठा, आधी रात को तमाशा मत करो बेशर्म औरत। आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? उर्मिला की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे कमजोरी के नहीं, नफरत के थे। वह कड़क कर बोली, यही देखना बाकी रह गया था। तुम्हारा यह घिनौना रूप भी देख लिया। तुम यहाँ छत पर किसके लिए आए थे और क्यों आए थे, इसका शक मुझे पहले दिन से है। पर याद रखना, पाप, चोरी और व्यभिचार कभी छुपते नहीं। अच्छा, मेरी बेटी गुम हो गई तुम लोगों की लापरवाही की वजह से, और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे इससे बात करूं? कैसी औरत हो तुम? कितनी बड़ी गलतफहमी में जीते हैं लोग। सब कहते हैं कि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझती है, पर मैं कहती हूं, एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। पल भर के लिए शायद एक आदमी औरत की मदद कर दे, पर दूसरी औरत कभी नहीं। तुम खुद एक मां हो, फिर भी तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। यही इस बात का सबूत है। तुम सब कान खोलकर सुन लो। उर्मिला ने सभी शिक्षकों की तरफ उंगली उठाकर चेतावनी दी, भगवान से दुआ करो कि मेरी बेटी ठीक सलामत मिल जाए, वरना जैसा उसके साथ हुआ है वैसा ही मैं तुम सबके साथ करूंगी। इसलिए कह रही हूं, मेरी बेटी को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम सबकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। सबको कड़े शब्दों में चेतावनी देकर वह वहां से निकल गई। पीछे प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला और घूमता हुआ नजर आने लगा। उर्मिला की बातें अब भी उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। तभी वह दोषी लड़की, सीनियर, रोती हुई और लंगड़ाकर दीवार के सहारे जाने लगी, तो प्रिंसिपल साहिबा का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने उठकर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ा और चिल्लाई, हरामजादी, तेरी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ गए। बाकी अध्यापकों की तरफ मुड़कर बोली, यह लड़की कल से मेरे स्कूल में दिखनी नहीं चाहिए। यह खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई।
अजय भी अब अंदर ही अंदर पछता रहा था, पर वह उर्मिला के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उर्मिला कहाँ है, इसकी खबर किसी को नहीं थी। उर्मिला अंदर ही अंदर डर के मारे टूट चुकी थी। उसकी मासूम बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। ये विचार उसे भीतर से खोखला कर रहे थे, पर अगले ही पल पल्लवी को वापस लाने की एक असीम शक्ति उसमें समा जाती। शिक्षकों से मिली जानकारी के आधार पर वह उसी होटल में पहुंची जहां पल्लवी आखिरी बार रुकी थी। अनजान जगह और अजनबी लोगों के बीच उर्मिला पागलों की तरह भटकने लगी। उसने स्थानीय पुलिस से मदद मांगी, पर पुलिस ने मैनेजर और वर्करों से दिखावे की पूछताछ की और उर्मिला को यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यहाँ कोई लड़की नहीं मिली। उर्मिला कई दिनों तक उसी होटल के बाहर भूखी प्यासी पड़ी रही, पर किसी ने उस पर तरस नहीं खाया। वह रोती चिल्लाती रही। उसकी हालत अब किसी विक्षिप्त महिला जैसी हो गई थी। कई बार वह होटल के बाहर इस तरह शून्य में देखती हुई बैठी रहती कि राहगीर उसे भिखारिन समझकर उसके सामने 1-2 रुपए के सिक्के फेंक जाते, पर उर्मिला को इन अपमानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस यह चिंता थी कि इस विशाल शहर में उसकी पल्लवी कहाँ होगी। होटल की सीढ़ियों पर बैठे बैठे उसे 1 हफ्ता बीत गया। पैसे खत्म न हो जाए, इसलिए वह दिन में बस एक बार रूखा सूखा खाना खाती। अब तक वह अपने एक कान का झुमका भी बेच चुकी थी। एक दिन वह होटल के बगीचे गार्डन में चुपचाप बैठी थी, तभी एक हंसमुख मिजाज का आदमी वेटर से बोला, यार, यह औरत यहाँ कितने दिनों से बैठी रहती है, मुझे तो पागल लगती है। वेटर ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, इसकी बेटी कहीं गुम हो गई है। इसे लगता है कि वह इसी होटल के किसी बाथरूम में है। वेटर की बात सुनकर वह आदमी अचानक खामोश हो गया। उसकी इस बदली हुई प्रतिक्रिया ने उर्मिला के कान खड़े कर दिए। उर्मिला चुपचाप वहीं लेटी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। रात को जब होटल बंद हुआ और कर्मचारी घर जाने लगे, तो उर्मिला उसी वेटर का इंतजार करने लगी जो उसके निशाने पर था। जैसे ही वह वेटर बाहर निकला, उर्मिला ने बिना कुछ बोले उसके सामने अपना सोने का हार लटका दिया। वेटर ने एक नजर कीमती हार पर डाली और एक नजर उर्मिला पर। उस वक्त उर्मिला की आंखों में मासूमियत नहीं, बल्कि एक पागलपन और दहकती हुई ज्वाला थी। वेटर कांप गया। उर्मिला ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह हार काफी है या इससे भी बड़ा कुछ दूं? प्रश्नों से भरी निगाहों से वह वेटर उर्मिला को देख रहा था। उसके कांपते हाथों ने वह हार थाम लिया। यह देखकर उर्मिला एक कड़वी और क्रोध भरी हंसी हंसी। उसने कहा, न मैं तुम्हें जानती हूँ, न तुमने मुझे कुछ बताया। बस अब तुम मुझे यह बताओ कि वह आदमी जो तुमसे मेरे बारे में पूछ रहा था, वह इस वक्त कहाँ मिलेगा? वह आदमी एक मामूली टीचर है। रोज यहाँ आकर शराब पीता है। मैं यहाँ नया हूँ और मेरी ड्यूटी दोपहर से रात तक रहती है। मैं और कुछ नहीं जानता, माँ कसम सच बोल रहा हूँ। वेटर हकलाते हुए बोला। उर्मिला ने उसे एकटक देखा और फिर कहा, इंसानियत के नाते तो तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें इसकी कीमत दी है। अब उसी कीमत के नाते मुझे उसका पता, एड्रेस दे दो। मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है, बस इतना ही पता था जितना बता दिया। वेटर डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा। उर्मिला ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बगीचे के बीचों बीच ले जाकर बड़ी भावुकता से बोली, मेरी एक छोटी और मासूम बेटी थी, जिसे दुनिया की बुराइयों का पता नहीं था। वह अपने शिक्षकों और दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आई थी और यहीं कहीं खो गई। मैं एक माँ हूँ।
अपनी माँ के बारे में सोचो, तुम तो जवान बेटे हो, यहाँ कमाने आए हो। अगर तुम्हें एक खरोंच भी आ जाए तो तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो। मेरा कलेजा किस तरह फट रहा है। उर्मिला की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसकी यह सच्ची पीड़ा देखकर उस वेटर की आंखों में भी नमी उतर आई। अच्छा। वेटर की आंखों में आए आंसू देखकर उर्मिला का दिल एक पल के लिए पिघल गया, पर वह जानती थी कि केवल दया दिखाने से उसकी बेटी वापस नहीं आने वाली। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए कठोर स्वर में बोली, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम में सच में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो मेरी मदद करो। वेटर ने ग्लानि से अपना सिर झुका लिया। वह दबी हुई आवाज में बोला, मैडम, एक बात है जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई। उर्मिला का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झपटकर वेटर की कलाई पकड़ ली। जो भी है, अभी और इसी वक्त बोल। अगर तेरी बात सच निकली तो भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। वेटर ने सहमी नजरों से इधर उधर देखा और फिर फुसफुसाते हुए बोला, जिस रात की आप बात कर रही हैं, उसी रात मैंने होटल के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम के पास एक लड़की के सिसकने की आवाज सुनी थी। उसकी आवाज बहुत कमजोर और कांपती हुई थी, जैसे कोई बहुत बुरी तरह डर गया हो। उर्मिला की सांसें अटक गईं। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण और अनहोनी का डर एक साथ उभर आए। तूने यह बात पहले किसी को क्यों नहीं बताई? वह लगभग चीखते हुए उसे झकझोरने लगी। वेटर शर्मिंदा होकर बोला, मैडम, यहाँ बहुत बड़े और रसूखदार लोग आते हैं। मैनेजर ने सख्त हिदायत दी थी, जो देखा नहीं वह बोलना नहीं। नौकरी प्यारी है तो चुप रहो। मैं गरीब आदमी हूँ। डर गया था। उर्मिला अचानक हंस पड़ी, पर वह हंसी नहीं, एक टूटे हुए इंसान का आर्तनाद था। डर तो अब मैं देख रही हूँ। एक माँ का डर, जिसने अपनी कोख का टुकड़ा खो दिया है। उसने वेटर को छोड़ दिया और बेदम होकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें होटल की विशाल इमारत को इस तरह घूर रही थी, जैसे वह उन कंक्रीट की दीवारों के पार अपनी पल्लवी को देख रही हो। कहाँ है मेरी बच्ची? वह पागलों की तरह बुदबुदाने लगी। स्टोर रूम का रहस्य। अगली सुबह से उर्मिला ने होटल के पिछले हिस्से की खाक छाननी शुरू कर दी। वह हर कोने को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पैरों के निशान ढूंढता है। जांच करते करते तीसरे दिन उसे स्टोर रूम की दहलीज के पास जमीन पर खून का एक छोटा सा सूखा हुआ धब्बा दिखा। उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह मेरी बेटी का खून हो सकता है। उसने बिना एक पल की देरी किए थाने में जाकर गुहार लगाई। इस बार वह अकेली अबला नहीं थी। उसके पास सबूत था और उसकी आंखों में वह जुनून था जिसे कोई भी कानून नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जब पुलिस होटल पहुंची तो मैनेजर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। स्टोर रूम का जंग लगा ताला खोला गया। अंदर धूल और अंधेरे के बीच एक लड़की का रिबन, स्कूल बैग का एक फटा हुआ हिस्सा और पल्लवी के नाम का आईडी कार्ड, पहचान पत्र मिला। उर्मिला वहीं निढाल होकर बैठ गई। उसकी आवाज गले में ही घुट गई। आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, पर इस बार वह बेबस नहीं थी। इस बार वह टूटकर भी चट्टान की तरह खड़ी थी। अजय की वापसी। जब अजय को इन सब बातों का पता चला तो वह बदहवास होकर होटल पहुंचा। उर्मिला को इस जर्जर और भयानक हालत में देखकर उसके पैर कांपने लगे।
मुझे माफ कर दो। वह घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला। उर्मिला ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में न तो पुराना प्यार था और न ही नफरत, बस एक सुलगता हुआ सवाल था। अजय, अगर यह तुम्हारी अपनी सगी बेटी होती तो क्या तब भी तुम समाज के डर से चुप बैठते? अजय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ अपनी नजरें झुका सका। उर्मिला का संकल्प। उस रात पुलिस स्टेशन में बैठकर उर्मिला ने पत्थर की तरह शांत होकर कहा, अब मैं सिर्फ एक बेचारी मां नहीं हूं, अब मैं एक गवाह हूं। और अगर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं अपराधी भी बन जाऊंगी, पर अपनी पल्लवी को न्याय दिलाकर ही दम लूंगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, चिंगारियां थी और उसके हाथ अब काम नहीं रहे थे, क्योंकि अब वह सिर्फ उर्मिला नहीं थी, वह उन हजारों मजबूर माताओं की ललकार थी जिनकी बेटियां इस समाज के भेड़ियों द्वारा चुपचाप निगल ली जाती हैं। क्या पल्लवी जीवित मिलेगी? उर्मिला का यह नया रूप उन अपराधियों को कैसे सजा दिलाएगा? स्टोर रूम से निकले सबूतों को देखकर उर्मिला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आईडी कार्ड हाथ में लेते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी। वह कार्ड जिस पर उसकी बेटी की मुस्कुराती हुई फोटो थी, वही मासूम मुस्कान जिसे देखकर वह अपने हर दिन की शुरुआत करती थी। उर्मिला ने उस कार्ड को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज जैसे गले में ही घुटकर मर गई हो। पल्लवी, बस यही एक शब्द उसके मुंह से निकल पाया। पुलिस अफसर ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया, पर उर्मिला का शरीर तो वहां स्थिर था। उसकी आत्मा अब भी उसी अंधेरे स्टोर रूम में अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। पुलिस की जांच और समाज की चुप्पी। पुलिस ने होटल को सील कर दिया। मैनेजर, वेटर और कुछ अन्य कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उर्मिला को इस कड़वी हकीकत का एहसास होने लगा, यह लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, बल्कि इस पूरे भ्रष्ट तंत्र सिस्टम से है। हर कोई एक ही रटाटाया जवाब दे रहा था, हमें कुछ नहीं पता, हम उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे, हम डर गए थे, या फिर ऊपर से बहुत दबाव था। उर्मिला हर झूठ को सुनती और खामोश रहती, लेकिन उसकी यह खामोशी उसकी कमजोरी नहीं थी। यह उस भयंकर तूफान से पहले की शांति थी जो जल्द ही सबको अपनी चपेट में लेने वाला था। एक मां की स्मृतियां। रात के सन्नाटे में पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी उर्मिला अचानक अतीत के गलियारों में खो गई। उसे वह दिन याद आया जब पल्लवी बहुत छोटी थी और पहली बार स्कूल गई थी। वह डर के मारे उर्मिला की साड़ी का पल्लू पकड़कर रोने लगी थी। मां, तुम यहीं खड़ी रहना, मैं अकेले अंदर नहीं जाऊंगी। और आज वही बेटी इस बेरहम दुनिया में कहीं अकेले कैद थी, डरी हुई, सहमी हुई और अपनी मां को पुकारती हुई। उर्मिला ने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया ताकि उसकी सिसकियां और चीखें बाहर न निकल सकें। मैं आ रही हूं पल्लवी, तेरी मां आ रही है तुझे लेने। सत्य की एक और परत। अगले दिन पुलिस को होटल के पास लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे की धुंधली फुटेज मिली। फुटेज साफ नहीं थी, पर उसमें एक साया बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। एक लड़की जिसे दो नकाबपोश लोग जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठा रहे थे। उर्मिला को स्क्रीन के सामने बुलाया गया। अफसर ने गंभीर स्वर में पूछा, इसे ध्यान से देखिए, क्या यह आपकी बेटी हो सकती है? उर्मिला ने अपनी आंखें स्क्रीन पर टिका दी। उस लड़की के बिखरे हुए बाल, उसके चलने का ढंग और उसकी कलाई में बंधा वही रक्षा सूत्र जिसे उर्मिला ने खुद मंदिर में मन्नत मांगकर बांधा था।
उसकी टांगों ने जवाब दे दिया। वह लड़खड़ा गई। हाँ, यह मेरी ही बेटी है। उसकी आवाज में अब चीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो अब पत्थर की लकीर बन चुकी थी। अजय का पश्चाताप, अजय यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। वह खुद की नजरों में गिर चुका था और अब चाहकर भी अपनी पत्नी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जिस बेटी के चरित्र पर उसने शक किया था, आज उसी बेटी के लिए वह हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो रहा था। उर्मिला, मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। उर्मिला ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर दिल में अब संवेदना की कोई जगह नहीं बची थी। वह थकी हुई पर दृढ़ आवाज में बोली, अजय, अब पछताने का वक्त गुजर चुका है। अब सिर्फ एक ही मकसद बचा है, मेरी बेटी को सही सलामत ढूंढना। उर्मिला का नया अवतार। अब उर्मिला पहले जैसी अबला नारी नहीं रही थी। अब वह न तो वह सहमी हुई पत्नी थी और न ही चुप रहने वाली बहू। अब वह एक योद्धा थी। वह हर पुलिस स्टेशन जाती, हर बड़े अफसर से भिड़ती और निडर होकर सवाल पूछती। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते, बेचारी पागल हो गई है। पर उर्मिला जानती थी कि अगर अपनी औलाद को बचाने के लिए पागल होना पड़े, तो वह यह पागलपन हजारों बार स्वीकार करेगी। उम्मीद की एक नई किरण। एक शाम जब उर्मिला थक हार कर थाने की सीढ़ियों पर बैठी थी, तभी एक अनजान औरत उसके पास आकर बैठ गई। वह औरत कांप रही थी और उसकी नजरें डरी हुई थी। वह धीमी आवाज में बोली, मैडम, मैंने आपकी बेटी जैसी दिखने वाली एक लड़की को शहर के बाहर वाले ढाबे के पास देखा था। उर्मिला की सांसें थम गईं। उसने झपटकर उस औरत का हाथ पकड़ लिया। कहां? किस जगह? वह बहुत डरी हुई थी और उसके साथ दो संदिग्ध आदमी थे। उस औरत ने डरी हुई आवाज में बताया। उर्मिला की आंखों में प्रतिशोध और उम्मीद की अग्नि एक साथ जल उठी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल महासंग्राम तो अब शुरू होने वाला था। रूप है। ढाबे का नाम सुनते ही उर्मिला के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। गिलास चकनाचूर हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी उम्मीदें हर बार टूट जाया करती थी। उर्मिला ने उस गवाह औरत की कलाई को पूरी ताकत से थामते हुए कहा, कसम खाकर बताओ, क्या वह सच में मेरी ही बेटी थी? उस औरत ने केवल सिर हिला दिया। उसकी आंखों में वह खौफ साफ झलक रहा था जो उसने ढाबे पर देखा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसकी आंखों में वही डर देखा था जो किसी मासूम बेजुबान जानवर की आंखों में तब होता है जब उसे पता चल जाए कि अब वध होने वाला है और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। बस इतना सुनना ही उर्मिला के लिए पर्याप्त था। उर्मिला के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। वह वहीं निढाल होकर बैठ गई। उसके गले से चीख निकलने की कोशिश कर रही थी, पर सदमे की वजह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। रास्ते भर मां की हालत। पुलिस की जीप तेजी से उस ढाबे की तरफ बढ़ रही थी। उर्मिला बीच की सीट पर बैठी थी। वह न रो रही थी, न कुछ बोल रही थी। उसकी नजरें शून्य में टिकी थी। वह एक जिंदा पत्थर बन चुकी थी। अजय ने सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उर्मिला ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। वह बहुत धीमी पर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, अब मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश मत करना। जिस दिन मेरी बेटी को तुम्हारे विश्वास की जरूरत थी,
उस दिन तुमने समाज और अपने शक को चुना था। आज तुम्हारी सहानुभूति का मेरे लिए कोई मोल नहीं। अजय का सिर ग्लानि से झुक गया। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। ढाबे पर पहुंचकर वह ढाबा शहर के शोर से दूर एक वीरान जगह पर था। पुराना, जर्जर और चारों तरफ से गंदगी से घिरा हुआ। वहां के वातावरण में एक अजीब सी सड़ांध और खौफ का एहसास था। पुलिस ने वहां पहुंचकर तलाशी शुरू की, पर ढाबे के कर्मचारी टालमटोल करने लगे। तभी ढाबे के पीछे बने एक छोटे और अंधेरे कमरे से एक अत्यंत क्षीण, हल्की आवाज आई। मां, सिर्फ एक शब्द। इतना कमजोर, जैसे कोई अंतिम सांस ले रहा हो। इतना टूटा हुआ, जैसे कोई बरसों बाद बोल रहा हो। उर्मिला का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके कान खड़े हो गए। यह आवाज, उसके होंठ कांपने लगे। यह मेरी बच्ची की आवाज है। मेरी पल्लवी की आवाज है। वह पुलिस और कानून की परवाह किए बिना उस काल कोठरी जैसे कमरे की तरफ पागलों की तरह भागी। दरवाजा बाहर से जंजीर से बंद था। उर्मिला ने अपनी पूरी ममता और क्रोध की ताकत लगाकर उस दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। पल्लवी, मां आ गई है बेटा। तू डर मत, तेरी मां आ गई है। वह पल, जिसे कोई मां नहीं देखना चाहती। पुलिस ने ताला तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का मंजर देखकर उर्मिला के हलक से एक दर्दनाक चीख निकल गई। पल्लवी एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसने अपने घुटनों में अपना सिर छिपा रखा था। बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, कपड़े फटे और गंदे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी शून्यता थी जिसे देख कलेजा फट जाए। उसकी कलाई पर रस्सी के गहरे और नीले निशान थे। उसके चेहरे पर डर की ऐसी परत जम चुकी थी, जैसे वह अब रोना भी भूल चुकी हो। पल्लवी, उर्मिला लड़खड़ाते कदमों से उसके पास गई और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। पल्लवी बिजली के झटके की तरह चौंक गई और पीछे की ओर दीवार से चिपक गई। मत छुओ, मुझे मत छुओ, वह पागलों की तरह चीख पड़ी। उर्मिला का दिल वहीं हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वह रोते हुए बोली, मैं हूं बेटा, तेरी मां। देख अपनी मां को। पल्लवी ने धीरे से अपनी खाली आंखें उठाईं और अपनी मां को पहचाना। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह सिसकते हुए उर्मिला की गोद में गिर पड़ी। मां, वह सुबकते हुए बोली, मैं हर पल मरती रही। हर पल बस यही सोचती रही कि शायद आज तुम आ जाओगी। शायद आज मेरी मां मुझे बचा लेगी। उर्मिला ने उसे पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। मैं आ गई हूं बेटा। अब इस दुनिया में किसी की औकात नहीं कि तुझे दोबारा हाथ भी लगा सके। पर कड़वा सच तो यह था, पल्लवी का शरीर मां की आगोश में था, लेकिन उसकी रूह कहीं बहुत दूर गहरे अंधेरों में टूट चुकी थी। सबसे दर्दनाक सच, पल्लवी ने कांपती आवाज में बिलखते हुए कहा, मां, जब उस दिन स्कूल टूर पर बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद हुआ था ना, मैं बहुत चिल्लाई थी। मैंने दीवारें पीटी थी, अपना गला फाड़ लिया था। उर्मिला ने दर्द से अपनी आंखें मींच ली। मैं सोचती रही कोई टीचर आएगी, कोई सहेली आएगी, कोई तो होगा जो मेरी चीख सुनेगा। वह फूट फूट कर रोने लगी। पर मां, किसी ने नहीं सुना। सबने अनसुना कर दिया। उस सन्नाटे ने मुझे मार डाला मां। यह सुनकर उर्मिला ने अपनी छाती पीट ली। मैं ही दोषी हूं,
मैं तुझे उस नरक में भेजकर चैन से सोती रही। मैं कैसी मां हूं? पल्लवी ने कांपते हाथों से अपनी मां की साड़ी थाम ली और कहा, नहीं मां, तुम दोषी नहीं हो। दोषी वह समाज और वह स्कूल है जो एक लड़की की चीख सुनकर भी अपने कान बंद कर लेता है। अस्पताल का सन्नाटा और मां का संकल्प पल्लवी को अस्पताल के एक सफेद कमरे में भर्ती कराया गया। चारों तरफ सफेद चादरें और दीवारें थीं, जो सफाई का ढोंग कर रही थी, पर पल्लवी की रूह पर लगे घाव साफ नहीं हो रहे थे। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने कहा, शारीरिक रूप से वह अब खतरे से बाहर है, पर मानसिक रूप से। उर्मिला ने पत्थर जैसी आंखों से डॉक्टर की ओर देखा और अंदर से। डॉक्टर खामोश हो गया। फिर बोला, वह बहुत गहरे सदमे PTSD में है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं दिखते, पर वे रूह को ताम्र लहूलुहान रखते हैं। मां के सामने बेटी का खौफ। आधी रात का समय था। पल्लवी सो रही थी, पर वह नींद नहीं, एक डरावना सफर था। अचानक वह चीख कर उठ बैठी। बंद करो, दरवाजा मत बंद करो, मुझे बाहर निकालो। वह पसीने से तरबतर थी। उर्मिला ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं हूं पल्लू, मां हूं। पल्लवी कांपते हुए बुदबुदाई, मां। वह फिर आ गया था। वह फिर वही सब कह रहा था। उर्मिला ने दांत भींचकर पूछा, कौन बेटा? क्या कहता था वह? वही जो कहता था कि अगर मैं चुप रही तो वह मुझे छोड़ देगा। उसने कहा था कि समाज मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक लड़की हूं। मां, मुझे खुद पर शक होने लगा था कि शायद गलती मेरी ही है। पल्लवी की ये बातें उर्मिला की रूह को छील रही थी। उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ एक बेबस मां बनकर नहीं रहेगी। समाज का सामना अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम था। फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे, लड़की ही ऐसी होगी। आजकल की लड़कियां आजादी के नाम पर न जाने क्या क्या करती हैं। उर्मिला शेरनी की तरह बाहर निकली। उसने एक एक चेहरे की आंखों में अपनी आंखें डाली और बुलंद आवाज में कहा, मेरी बेटी आज जिस हाल में है, उसका जिम्मेदार वह अकेला अपराधी नहीं, बल्कि तुम जैसे लोग हो जो एक पीड़ित लड़की पर उंगली उठाना अपना धर्म समझते हो। अगर मेरी बेटी गलत है तो उसे सजा दो, पर पहले उन लोगों को सूली पर चढ़ाओ जिन्होंने उसकी चीख को अनसुना किया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबने अपनी नजरें झुका ली। मां का पुनर्जन्म। उर्मिला ने पल्लवी के सिरहाने बैठकर उसके माथे को चूमा और कहा, दुनिया तुझे सवालों के कटघरे में खड़ा करेगी, पर अब तेरी मां तेरी ढाल बनेगी। तू टूटी नहीं है बेटा, तू तो वह चिंगारी है जो इस सड़े हुए समाज को जलाकर राख कर देगी। पल्लवी ने भर्राई आवाज में पूछा, मां, अगर मैं कभी पहले जैसी सामान्य न बन पाई तो? उर्मिला ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और कहा, तो भी कोई बात नहीं। अब तू जैसी भी है, तू ही मेरा गौरव है और तू ही मेरी पूरी कायनात है। उर्मिला की आंखों में अब आंसू नहीं, इंसाफ की आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वह हर उस हाथ को काट देगी जो उसकी बेटी की तरफ नफरत या शक से उठेगा। अदालत की सीढ़ियां बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उर्मिला के लिए हर एक सीढ़ी जैसे उसकी पूरी जिंदगी का बोझ उठाए हुए थी। एक हाथ में पल्लवी का हाथ था और दूसरे में वकीलों की फाइल। पल्लवी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था।
डर लग रहा है माँ, उसने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उर्मिला ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आज इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे पल्लवी। आज वही डर अपराधी बनकर कटघरे में खड़ा होगा। कटघरे में सत्य का सामना अदालत खचाखच भरी हुई थी। वकील, जज, पुलिस और सबसे ज्यादा तमाशबीन नजरें। ऐसी नजरें जिनमें सहानुभूति कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। पल्लवी का बयान शुरू हुआ। पहले शब्द पर ही उसकी आवाज कांप गई और पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उर्मिला की जैसे सांसें थम गई थी। उसने मन ही मन कहा, अगर तुम आज नहीं बोल पाई पल्लवी, तो तुम्हारी माँ की सारी लड़ाई हार जाएगी। पर पल्लवी रुकी नहीं। हर वाक्य के साथ वह थोड़ी टूटती गई, पर साथ ही वह भीतर से और मजबूत होती गई। मैं चुप थी, क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि लड़की के लिए बदनामी मौत से बड़ा गुनाह है। उसने अपनी नजरें उठाईं और सीधे जज की ओर देखते हुए कहा, पर आज समझ आया कि गुनाह चुप रहना नहीं, बल्कि अन्याय को सहना है। पल्लवी की बातों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को झकझोर दिया, यहाँ तक कि जज साहब की आंखें भी नम हो गईं। समाज और सिस्टम की हार बचाव पक्ष के वकील ने अपनी चिरपरिचित शैली में तीखे सवाल किए, क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? आपने पहले शोर क्यों नहीं मचाया? पल्लवी जवाब नहीं दे पाई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह देखकर उर्मिला बिना इजाजत अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वह गरजती हुई बोली, मेरी बेटी का यह कुचला हुआ आत्मविश्वास क्या सबूत नहीं है? रात को नींद में सिसकियां भरना और अचानक चीख कर उठ जाना क्या सबूत नहीं है? पूरा कोर्ट हॉल सन्न रह गया। जज ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, उर्मिला जी, बैठ जाइए। उर्मिला बैठ तो गई, पर उसकी बातों की गूंज अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। अजय का पश्चाताप और अंतिम फैसले वाले दिन अजय सबसे पीछे की कतार में खड़ा था। उसकी आंखों में अब वह पुरानी अकड़ नहीं थी, सिर्फ गहरा पश्चाताप था। आखिरकार फैसला आया। दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई। शायद सजा बहुत बड़ी नहीं थी, पर पल्लवी के नाम के साथ बदनामी नहीं, बल्कि सत्य और जीत जुड़ गई थी। उर्मिला ने राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बस इतना काफी है। अजय धीरे से पास आया और रुंधे हुए गले से बोला, उर्मिला, मुझे माफ कर दो। उर्मिला ने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, अजय, माफी रिश्तों के टूटने पर दी जाती है, रूह पर लगे जख्मों के लिए माफी नहीं होती। माँ बेटी की नई सुबह कई महीने बीत गए। पल्लवी अब भी पूरी तरह वैसी नहीं हुई थी जैसी वह पहले थी, पर अब वह पहले की तरह कमजोर और टूटी हुई भी नहीं थी। एक शाम उसने उर्मिला से कहा, माँ, मैं कानून की पढ़ाई करना चाहती हूँ। उर्मिला के चेहरे पर सालों बाद एक सुकून भरी मुस्कान आई। पल्लवी ने आगे कहा, ताकि किसी और की माँ को इंसाफ के लिए तुम्हारी तरह दर दर भटकना न पड़े। उर्मिला ने गर्व के साथ अपनी बेटी का माथा चूम लिया। तू मेरी सबसे बड़ी जीत है पल्लवी। निष्कर्ष, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। समाज में लोग आज भी बातें करते हैं, कुछ आज भी शक की निगाहों से देखते हैं, पर उर्मिला को अब इस दुनिया के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि सत्य कभी अकेला नहीं होता। उसे बस एक माँ की अटूट जिद और एक बेटी की बुलंद आवाज चाहिए होती है।